कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था, जब रात को सोने का वक्त आया तो मुझे ऊपर वाली सीट पर सोना था। उस आदमी ने कहा, मैडम, मेरी नीचे वाली सीट है तो आप इस पर सो जाइए। मैं ऊपर सो जाऊंगा। एक अजनबी आदमी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा था? अब आगे पता नहीं, पर उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरा जीने का कोई भी सहारा होता तो मैं अकेली इतनी घबराकर ट्रेन की यात्रा ना करके मैं इसके मज़े लेती। जब मैं अगले दिन भैया भाभी के घर पहुंची तो उनका बर्ताव मेरे प्रति सही नहीं था। मेरी भाभी की बातों से मुझे ऐसा लगा कि मेरे आने से वह खुश नहीं है, क्योंकि मैं एक विधवा औरत हूँ और एक बांझ भी। वह अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देती। एक दिन तो भाभी ने कहा कि तुम्हारे आने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और दिन भर तुम्हारे साथ बातें करते और शरारत करते रहते हैं। एक दिन भैया भाभी ने तो सीधे मुंह पर बोल दिया कि तुम खुद का खुद देख लो, माँ और पापा तो नहीं रहे। मैं तो कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आई थी, हमेशा के लिए तो नहीं आई थी। और मैं अपने काम तो खुद ही करती थी और उनके पैसे से खाती तो नहीं। फिर पता नहीं क्यों मुझे यह सब बातें सुना रहे थे। मैं तो पूरी छुट्टियां बिताने के लिए आई थी, पर बहुत ही जल्द सामान पैक करके वहाँ से निकल गई, क्योंकि उनके तानों से मैं परेशान हो गई थी। घर आने के बाद एक रात मैं सो रही थी, तभी घर के अंदर से कुछ आवाज़ आने लगी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं काफ़ी घबरा गई कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब मैं उठकर ड्राइंग रूम का लाइट ऑन किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। नकाब पहने दो आदमी मेरे घर के अंदर थे। जरूर कोई चोर होंगे, तभी अपना चेहरा ढक कर आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी सोचा कि मैं चिल्लाती हूं, पर इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ आवाज़ निकल पाती, दोनों आदमी मेरे पास आ गए और मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। मुझ अकेली विधवा औरत को दो मर्दों ने घेर लिया था। मैं करती भी तो क्या? वह लोग चुपचाप थोड़ी देर खड़े रहे तो मैं शांत हो गई। जब उन दोनों ने अपना नकाब हटाया तो मेरे सिर के ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। एक तो वही जिम वाला आदमी था और दूसरा ट्रेन वाला। इन दोनों ने पहले से ही कुछ ज़रूर प्लानिंग कर रखी होगी। आखिर मुझ अकेली औरत से यह लोग चाहते क्या हैं? इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, उन्होंने कहा, हम आपके पति रंजित के दोस्त हैं। हम सब साथ में आर्मी में काम करते थे। हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं, पर आप घबराइए मत, हम आपका कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। उन लोगों ने मुझे चाय बनाने को कहा। अपने पति का नाम सुनकर मैं शांत हो गई थी और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तब रात के 1 बज रहे थे। आखिर यह लोग सच बोल रहे हैं या झूठ? मैं यह सोच सोच कर काँप रही थी। चोरों की तरह रात को 1 बजे यह लोग मेरे कमरे में क्यों आए हैं, जबकि वह जानते हैं कि मैं विधवा हूँ। मैं डर के मारे बुरी तरीके से काँप रही थी। तभी मैंने नल खोला और अपने ऊपर पानी डालने लगी। जब चाय बन गई तो मैं चाय लेकर कमरे में पहुँची। पानी से साड़ी गीली हो गई थी। जब मैं उन दोनों को चाय दिया तो वह लोग मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे और मेरे गीले बदन को ताड़ रहे थे। घबराहट से मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे, और बदलती भी कैसे? वह लोग तो मेरे बेडरूम में बैठे हुए थे। दोनों ने चाय पी ली और कहा कि आपके पति ने मरने से पहले हमसे वचन लिया था कि हम आपका ध्यान रखें। वह आपसे बहुत प्यार करते थे और आपके बारे में हमें बताते रहते थे। आपके पति की आखिरी इच्छा यह थी कि हम दोनों आपसे शादी कर ले। यह सुनकर तो मेरा सिर चकरा गया। यह क्या कह रहे हैं? 2 लोगों से शादी कैसे कर लूं? मेरे पति की ये आखिरी इच्छा है। ऐसी इच्छा उन्होंने कैसे पाल ली? मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह लोग मेरे पति के दोस्त हैं भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी इन दोनों का जिक्र नहीं किया था। मैं बैठ गई और उनसे कहा कि 2 लोगों से शादी कैसे कर सकती हूँ? उन्होंने कहा, यही हम सोच रहे थे, इसीलिए 1 साल तक हम आपके पास नहीं आए। लेकिन आपके पति की आखिरी इच्छा हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसी वजह से हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों आपसे शादी कर लेंगे, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं। लेकिन मेरे पति के मरते ही ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। भैया भाभी भी नहीं चाहते कि मैं उनके पास जाऊं। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। ना जाने क्यों मैं उन दोनों पर भरोसा कर लिया और उनसे हाँ कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया, मैं बिल्कुल घबरा कर रह गई और रात भर मेरी चीख चिल्लाती रही। मुझे पता नहीं कि वह लोग मेरे साथ। जब मैं सुबह उठी तो वह दोनों जा चुके थे और फिर मैं अपने आप को कोसने लगी। मुझे तो यकीन हो चुका था कि यह लोग जाली हैं और बस मौके का फ़ायदा उठाने आए थे। तभी मेरी नज़र घर की अलमारी पर पड़ी, जो कि खुली हुई थी। उसे देखते ही मैं बहुत घबरा गई और जैसे ही अलमारी के पास गई तो उसका लॉकर खुला हुआ था
और उसके अंदर पड़े सारे गहने और जेवरात गायब थे, जो कि मेरे पति ने इन 6 वर्षों में मुझे बनाकर दिया था। जब मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया था, तब वह जेवरात वह वापस मांग रही थी, पर मैंने उन्हें देने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि मुझे मेरे पति ने वह गहने दिए थे। मेरी आंखों से आंसू आ गए। अब तो मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। क्या रिपोर्ट लिखवाऊं? इससे मेरी ही बदनामी होती। वह दोनों मुझे लूट कर चले गए थे। तभी मेरे पास एक फ़ोन आया। कॉलर आईडी में उसका नाम देखकर मैं घबरा गई। कांपते हुए हाथों से जब मैंने फ़ोन उठाया, तो उधर से मेरी सास मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और कहा कि तेरे कलेजे में भी ठंडक पहुंच गई और मेरे कलेजे में भी। मैं समझ चुकी थी कि उन दोनों आदमी को मेरे पास उन्होंने ही भेजा था, ताकि वह गहना चुरा सके। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ एक गंदा मजाक हुआ है। लेकिन करीब 6 महीने के बाद किसी ने मेरे दरवाजे की बेल बजाई। जब मैं दरवाज़ा खोली तो मेरा देवर सामने खड़ा था। मैंने कहा, अब मुझसे आप क्या लेने आए हो? तभी उन्होंने मेरे सारे गहने मुझे वापस कर दिए। मेरा देवर अंदर आया और कहा, भाभी, मेरी माँ और मेरी बीबी ने आपके गहने लेने के लिए यह सारा गंदा खेल रचा था, लेकिन बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। गहना चोरी के बाद ही मेरी माँ बीमार पड़ गई और हमेशा के लिए चल बसी। मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अभी अभी मुझे तलाक मिला है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो, और मैं आपको बहुत पसंद करता था, पर आप मेरे भैया की पत्नी थी, इसीलिए मैंने आपको कभी भी कुछ नहीं बताया और घर की मर्यादा कभी पार नहीं की। पर अब जब आप अकेली हैं और मैं भी अकेला हूँ, हम शादी करके एक नई दुनिया बसाते हैं। मैंने अपने देवर की बात मान ली और उससे शादी कर ली, क्योंकि एक वही है जिसने मुझे धोखा नहीं दिया था और उसके साथ प्यार से मैंने सारी ज़िंदगी बिताई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।